नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल रुद्रा कंपटीशन क्लासेस में। तो मित्रों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और टोटल यूपी जीके के जितने भी पूरी किताब का निचोड़ है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को लास्ट तक और एकदम अंत तक देखिएगा और मुझको उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप इन प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें से एक तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपको कितना प्रश्न आ रहा है। यदि वो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो वो प्रश्न की तैयारी आप बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइए जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जवाब, और जो भी आप लोग का स्कोर होगा। टोटल 90 क्वेश्चन है, यानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। जैसा कि आप लोग के सामने ये दिखाई दे रहा है, टोटल प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही इसी लेवल के जो प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। आपके सामने चार विकल्प है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा। आप लोग को मालूम है कि जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था वो हुआ था आपका कहाँ से, तो वो हुआ था मोहनजोदड़ो से। याद रखिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या सिंध का बगीचा भी कहा जाता है, और इसकी जो खुदाई है सन 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा कराई गई थी। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आपको लोग का अगला प्रश्न जो है वो है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बहुत ही आसान प्रश्न, सबको याद भी होगा और इम्पोर्टेंट प्रश्न में याद रखिए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था, तो वो दिया था सारनाथ यानी वाराणसी में। याद रखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है। याद रखिए, कविराज किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को। और आप लोग को मालूम है कि भारत का नेपोलियन भी किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को यदि ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चौथा नंबर। तो भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था। आप लोग को मालूम है सन 1498 ईस्वी में, याद रखिए, सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। तो भारत आने वाला जो पहला पुर्तगाली नाविक था वो कौन था, याद रखिए, वो था आपका वास्को डी गामा। कौन था, तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिए, किसकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय का। याद रखिए, साइमन कमीशन का, साइमन गो बैक का नारा जो बहिष्कार किया जा रहा था, तो लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज करने के कारण जो है मौत हो गई थी। बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए, उसके बाद कुछ दिनों बाद इनकी मौत हो गई थी। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। तो याद रखिए, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। आपके सामने चार विकल्प हैं: गांधी जी का विरोध करने के लिए, भीमराव अंबेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए, साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए। तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट उत्तर होगा। साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उत्तर प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उत्तर जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। याद रखिए, आप लोग के सामने चार विकल्प दिया गया है: ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम। तो याद रखिए, इसका राइट उत्तर होगा कुचिपुड़ी। याद रखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है, कुचिपुड़ी में। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि महाभारत के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है। तो याद रखिए, ये है लावड़ी। याद रखिए, ये कौन सा है, ये है आपका लावड़ी, यानी ऑप्शन नंबर जो एक है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सितार और बीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है। याद रखिए, यदि एक ही स्वर वो सितार पर बजाया जाए और वो बीणा पर बजाया जाए तो किस चीज में अंतर होता है, तो अंतर होता है आपका गुणता में। याद रखिए, अगर जो एक ही स्वर बजाया जाता है सितार और बीणा पर तो उनके गुणता में अंतर होता है। याद रखिए, गुणता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे। याद रखिए, किस स्थानीय भाषा में लिखते थे, तो याद रखिए अवधी में लिखते थे। कबीर की रचना किस में मिलती है, अवधी में मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद है कि प्रसिद्ध विठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिए, ये कराया था
कृष्णदेव राय ने, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हम लोग का राइट उत्तर होगा। किसने कराया था? तो ये कराया था कृष्णदेव राय ने। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? बहुत आसान प्रश्न है, पढ़े होंगे आप लोग, तो आप लोग जानते होंगे अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका अजमेर में स्थित है। देखिए एक ऐसी नदी है, आप लोग को मालूम है कि ये अभी जो प्रश्न है, हालांकि ये दिमाग में आ गया पहले ही तो बता दिया आपसे, कि ये जो नदी है आगे जाकर ये लुप्त भी हो जाती है। अभी जिस नदी की चर्चा करने वाले हैं, हालांकि आप लोग गेस कर लिए होंगे किस नदी की चर्चा कर रहे हैं, तो कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल में जो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, याद रखिए कौन सी नदी है? तो लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट और आसान प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध यानी कृष्णा नदी पर इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद कह रहा है अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो खेतड़ी नामक जगह है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कापर की खदाने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो खेतड़ी जगह है, जो खदान है, वो कापर की खदानें हैं, ठीक है ना। देखिए अभी आपको बताया कि इसमें टोटल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है केवल इसमें हिस्ट्री है या केवल जियोग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब टोटल क्वेश्चन जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले जो प्रश्न हैं वहीं मैं लेकर आया हूं। तो कोई फालतू का ये बकवास नहीं है। आप लोग जो है इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, जो भी मैं थ्योरी इसमें बता रहा हूं उसको भी आप लोग मंथन करते रहिए और ध्यान देते रहिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? याद रखिए जर्मनी में कौन सी नदी बहती है? तो बहती है जर्मनी में डेन्यूब नदी, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? याद रखिए तो वो पर्वत श्रृंखला है हिमालय। याद रखिए समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? वो है आपका हिमालय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो याद रखिएगा कुल्लू घाटी है आपका लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में जो है आपकी कुल्लू घाटी स्थित है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? याद रखिए कह रहा है कि पूर्व लागत कीमत निर्धारण अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? तो औसत लागत को पड़ता है, यानी कितने पे वो जो है वस्तु पड़ रही है, यानी कितना उसका टोटल लागत हो रहा है, इसको जोड़ करके जो पूर्व कीमत है वो निर्धारित की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि किस पर निर्भर होती है? तो याद रखिए ये निवेश के स्तर पर निर्भर होती है आर्थिक समृद्धि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। चलिए उसके बाद है अगला प्रश्न कि अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान करना। यानी याद रखिए अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान करना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? याद रखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के द्वारा जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है नोट जारी करता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी और कब हुई थी। चलिए ये क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो जो भी हमारे दिमाग में प्रश्न बन रहे हैं कि इससे जोड़ करके भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला जो है देख रहे हैं आप लोग पॉलिटी से प्रश्न है आप लोग का। तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा कर सकते हैं? याद रखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं किसके लिखित सिफारिश पर, केवल याद रखिए केवल किसके लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा कर सकते हैं? यह है संघ का मंत्रिपरिषद, जो सरकार का जो मंत्रिपरिषद है उसके लिखित सिफारिश पर जो है आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 26 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है वो है कि संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखती है? याद रखिए संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो ये नियंत्रण रखता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के माध्यम से जो है सार्वजनिक व्यय पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो याद रखिए संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? याद रखिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार किसको है? वो है आपका
राष्ट्रपति को। याद रखिए, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सदन कौन बुला सकता है? तो ये बुला सकता है आपका राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, याद रखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है या राज्य की विधानसभाओं में प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल प्रस्तुत किया जाता है आपका लोकसभा में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि ये पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है कि मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो ये हटाया गया था आपका 44वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हम लोग का राइट उत्तर होगा। यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था मूल अधिकारों से, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल के लेखक कौन है? याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैंने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल के लेखक हैं हेर्निंडो डी सोटो। याद रखिए, इसके लेखक कौन है? द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल के लेखक हैं हेर्नेंडो डी सोटो जो है इसके लेखक हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए, अगला प्रश्न क्या है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक हैं बिमल जलान। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट उत्तर होगा। मस्त जो ये है आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चल रहा है। तो अगला प्रश्न है आप लोग का कि प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा क्या है? याद रखिए, कौन महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा क्या है? तो ये है आपका गोल्डन गर्ल। ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? याद रखिए, डबल फॉल्ट जो शब्द है खेल है शब्द है यह किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है आपका टेनिस से। डबल फॉल्ट शब्द जो है ये टेनिस से संबंधित है। आप लोग को जब जो भी इसके पहले पेपर दिया है यूपी पुलिस का या किसी भी आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप प्रश्नों के स्तर को समझ रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको भौकाल के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हमारी तैयारी कितनी है, क्या किए हैं, कितना होगा, कैसा पेपर आएगा। यूपी पुलिस में बहुत आपके हाई क्वालिटी का पेपर नहीं आता है, लेकिन अगर जो मान लीजिए नॉर्मल ही सवाल आए, नॉर्मल ही प्रश्न आए और आप उसको हल नहीं कर सकते हैं तो वहीं हार्ड बन जाएगा आपके लिए। तो इन छोटे छोटे प्रश्नों को भी ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए, आप लोग को मालूम है एसेज जो है एक श्रृंखला है और ये क्रिकेट से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से और स्वयं कीट से होता है। याद रखिए, रेशम का उत्पादन होता है रेशम कीट के लार्वा से, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिरहारी है, यानी ब्लड से संबंधित है। याद रखिए, मच्छर जो है ये रुधिरहारी है। उसके बाद अगला है कि गुर्दे यानी किडनी की जो है क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो याद रखिए, किडनी की जो है जिसको हम गुर्दा कहते हैं, तो इसकी जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट उत्तर होगा। फिर कह रहा है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? याद रखिए, पाचक एंजाइम नहीं है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन और पेप्सिन। तो याद रखिए, ये जितने आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ये सब पाचक एंजाइम है, लेकिन गैस्ट्रीन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी हमारा राइट उत्तर होगा, यानी गैस्ट्रीन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। उसके बाद अगला है कि इस फोटोग्राफी में, याद रखिए, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो याद रखिए, सिल्वर ब्रोमाइड जो है यह तत्व फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। याद रखिए, किसमें होती है? जल में, वायु में, ग्लिसरीन में या कांच में। याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की गति होती है वो आप लोग को मालूम है कि ठोसों में ध्वनि की जो आवाज़ होती है बहुत अधिक होती है, तो ध्वनि की गति तेज होती है किसमें? कांच में। उसके बाद कह रहा है कि सबसे अधिक अपूर्णांक
वाला आंख का अंग है, तो याद रखिए सबसे अधिक अपूर्णांक वाला आंख का अंग क्या है, नेत्र लेंस। आप लोग को मालूम है कि नेत्र लेंस में मानव नेत्र में बहुत सारे भाग होते हैं, कार्निया होता है, आइरिस होता है, खचाव द्रव होता है, नेत्र तारा ये पुतली होता है, रक्तक पटल होता है, दृढ़ पटल होता है। तो इसमें सबसे अधिकतम अपूर्णांक किसका होता है, तो ये होता है आपका लेंस का। चलिए, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। यहाँ वैद्युत ऊर्जा को यदि ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करना होता है तो इसके लिए हम विद्युत ऊष्मा का प्रयोग करते हैं, प्रेस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, थर्मोकपल के द्वारा जो है ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है बॉल पेन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हम लोग का, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस वेद में है। याद रखिए, आप लोग को मालूम है कि जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो किस में है, तो याद रखिए वो है ऋग्वेद में। और सबसे प्राचीनतम वेद भी कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के तीसरा जो मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र का जो प्रयोग किया गया है वो सूर्य को सविता मान करके और उस सूर्य की उपासना करने के लिए गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, तो ये चलाया गया था आपका वारेन हेस्टिंग्स पर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी फोर्ट विलियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार प्रश्न पूछा गया है आप लोग विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में। उसके बाद है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के अंतिम गुरु थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाई थी, कब बनाई थी, तो याद रखिए 1923 ईस्वी में बनाया गया था। और आप लोग को मालूम है कि 1922 ईस्वी में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया था, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। तो याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है ये आपका CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था 1923 ईस्वी में, याद रखिए। उसके बाद है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था, तो वो था आपका राजेंद्र चोला, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न, चलिए, कह रहा कि निम्नोक्ता में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत का सुविख्यात था। याद रखिए, आप लोग के सामने चार विकल्प है, शोभना नारायण, उसके बाद है MS सुब्बालक्ष्मी, उसके बाद है पंडित जसराज, उसके बाद है MS गोपाल कृष्णन। क्या कह रहा प्रश्न कि निम्नोक्ता यानी निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत का सुविख्यात था। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर जो होगा MS सुब्बालक्ष्मी। याद रखिए ये जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत है इसमें सुविख्यात ये है, यानी MS सुब्बालक्ष्मी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच का अंतर कितना होता है। बहुत सामान्य प्रश्न है, 12 वर्षों का अंतर होता है कुंभ मेले में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है। याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्री वाद्य है। तंत्री वाद्य मैंने तंत्र यानी जो तंत्रिका तंत्र से बजता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी यानी संतूर जो है ये तंत्री वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, ये हम लोग को युग्म मिलाना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ थे, सही है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बदाई, ये भी सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया था कालिदास के द्वारा, ये भी सही है। ये क्या है, अमुक्त माल्याद, ये भवभूति, ये आपका राइट यानी गलत उत्तर है, यानी यही हमसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यानी याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए बाकी तीनों जो है ये सही है, आपका चौथा नंबर जो विकल्प है वो गलत है। उसके बाद कह रहा है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजराज प्रथम के द्वारा जो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद चार मीनार कहाँ स्थित है, सबको मालूम है, बहुत आसान प्रश्न। चार मीनार कहाँ स्थित है, आपका हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद आगे दिया है एक आपका कोड दिया है, इसमें मिलान करना है। आइए हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि इसमें से आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। देखिए हो सकता है एक सवाल जो है ऐसा बन जाए आपसे, जबलपुर कहाँ स्थित है, तो ये है आपका रावी नदी किनारे। पेरिस कहाँ है, तो पेरिस है आपके सीन नदी किनारे। लंदन कहाँ है, तो लंदन है थेम्स नदी किनारे। और लाहौर कहाँ है, तो लाहौर है रावी नदी किनारे। यानी देखिए पहला का कौन सा हो रहा, तो पहला का हो रहा है दूसरा, यानी एक और दो। दूसरा का बी का कौन सा हो रहा, तो बी का हो रहा है 3, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोग का राइट उत्तर होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बहुत काम का है, ठीक है ना।
उसके बाद कह रहा है कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला के अंग नहीं है, तो याद रखिए अरावली पर्वत जो है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, और भारत का ये सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। उसके बाद कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है, पूर्वी तट याद रखिए भारत का ये जो देख रहे हैं इस साइड ये पूर्वी तट होता है, ये आपका पश्चिमी तट होता है। तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है, तो ये है पारादीप और हल्दिया। याद रखिए कांडला तो पड़ता है आपका गुजरात में, हल्दिया और पारादीप जो है पूर्वी तट पर स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है, कौन सी फसल पे का सबसे ज्यादा खेती किया जाता है, जो सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र को घेरी हुई है वो है आपका चावल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यूएसए की राजधानी किस नदी पर स्थित है, तो यूएसए की राजधानी है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है यूएसए की राजधानी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि काले वन कहाँ पाए जाते हैं, याद रखिए काले वन कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिए काले वन पाए जाते हैं आपके जर्मनी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के द्वारा परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह कौन सा है, याद रखें जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है, उस योजना का नाम बताना है। तो वो योजना है आपका जवाहर रोजगार योजना। इसके द्वारा जो है परिवार के कम से कम एक सदस्य को जो है रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब रखा गया था, अब तो ये पुरानी योजना हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च रूप से किसकी प्राथमिकता दी गई थी, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए यानी एग्रीकल्चर को प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा नियोक्ता है, याद रखिए भारत का वह कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे बड़ा नियोक्ता है, नियोक्ता का मतलब सबसे ज्यादा जॉब देने वाला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये शब्द को पकड़ना है। सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है, भारतीय रेल यानी इंडियन जो रेलवे है वह सबसे बड़ा नियोक्ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया, तो गरीबी हटाने के लिए सबसे पहली बार किस योजना में जोर दिया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद कह रहा है कि उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है, याद रखिए उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कैसा होता है, जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर घटाकर इमदाद को जोड़कर, याद रखिए जीडीपी निकाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस चीज पर निर्भर होता है, प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर, यानी इन सब पर। आर्थिक विकास तो टोटल चीजों पर निर्भर होता है, प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, पूंजी निर्माण कितना है, बाजार का आपका आकार कैसा है, छोटा बाजार है, बड़ा बाजार है, इंटरनेशनल है कि नेशनल है, ये सब पर निर्भर होता है देश का आर्थिक विकास। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है समता के अधिकार, किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है, याद रखिए किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में जो है समता के अधिकार का प्रावधान है। उसके बाद कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, याद रखिए आपके सामने 4 विकल्प हैं, याद रखिए इसमें राइट उत्तर हो जाएगा हमारा डी, यानी भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उसके बाद कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न, याद रखिए 1950 ईस्वी में। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे, बहुत आसान प्रश्न है, कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपका लिया गया था आयरलैंड से। उसके बाद कह रहा है शून्यकाल किसका विशेषाधिकार होता है, तो याद रखिए शून्यकाल किसका विशेषाधिकार होता है, स्पीकर का। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, उच्च न्यायालय का जो पद होता है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का पद है उसके द्वारा शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है उनको, तो ये दिलाया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है, ये पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ, याद रखिए एन इक्वल म्यूजिक के लेखक हैं विक्रम सेठ। उसके बाद अगला प्रश्न है कि माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिए ये है विश्वनाथन आनंद की, याद रखिए ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता भी रह चुके हैं। पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ था, तो याद रखिए मणिपुर में हुआ था। पोलो खेल का प्रचलन भारत में सबसे पहले हुआ था मणिपुर में। उसके बाद कह रहा है कि गैम्बिट, याद रखिए गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिए ये संबंधित है आपका शतरंज से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है केनन शब्द किस खेल से संबंधित है, याद रखिए केनन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये है बिलियर्ड्स से, केनन शब्द किससे संबंधित है, बिलियर्ड्स से। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गामा किरणें हैं, आप लोग को मालूम है रेडियो एक्टिव किरणें होती है अल्फा बीटा और
गामा। तो गामा किरणें कैसी होती है, उच्च ऊर्जा अवस्था वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो यानी गामा किरणें होती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि माध्यम का तापमान वृद्धि करने के साथ प्रकाश की गति में क्या होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी प्रकाश की जो गति होती है वो ताप पर निर्भर नहीं होती है। उसके बाद अगला कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है, उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का। उसके बाद कह रहा है उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के वेग का और उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो किसी वस्तु का जो ताप होता है वो किसका सूचक होता है, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका 39 नंबर प्रश्न है, गेगर जॉन मेंडल, आप लोग नाम सुने होंगे, अनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखिए इसका नियम प्रतिपादित किया था, तो अनुवंशिकता का जो नियम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, जीन उपस्थित होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, गुण सूत्रों में होते हैं जीन उपस्थित। उसके बाद माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है, याद रखिए। देखिए माइक्रोफोन क्या होता है, इसमें इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन में हम साउंड देते हैं यानी बोलते हैं और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर होगा। फिर कह रहा है कि कौन सा पदार्थ जो है प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, याद रखिए जल, आप लोग को मालूम है वाष्प में, बर्फ में और ये खुद लिक्विड में होता ही है। तो ये H2O जो होता है ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम लोग का राइट उत्तर होगा। पेट्रोल, देखिए पेट्रोल किसका मिश्रण है, तो याद रखिए हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण है, तो ये है हाइड्रोकार्बन का। उसके बाद अगला प्रश्न है कि घरेलू मक्खी द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है, याद रखिए घरेलू मक्खी द्वारा फैलाया जाने वाला रोग कौन सा है, तो वो है आपका हैजा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, मानव शरीर के पाचन का जो अधिकांश भाग है, याद रखिए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, याद रखिए सबसे ज्यादा जो भाग है पाचन का वो छोटी आंत में संपन्न होता है। तो ये रहा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक श्रृंखला। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।